गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम चंदवा जी एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर का हम बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया था इन्वायरमेंटल साइंस, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय जैविकी, जिसमें हमने इकोलॉजी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है पॉपुलेशन के बाद में कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि प्रकाश है वो किस तरह से जीवों को प्रभावित करता है, प्रेसिपिटेशन है बारिश है वो जीवों को किस तरह से प्रभावित करती है, उसी तरह से जो तापमान है, जो हमारी लास्ट क्लास थी टेम्परेचर, वो किस तरह से जीवों को प्रभावित करता है। टेम्परेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो हमने पढ़े। टेम्परेचर हाईएस्ट और मैक्सिमम कहाँ पर पाया जाता है। तापमान का स्रोत सूर्य है, ये हमने पढ़ा। तापमान पृथ्वी के ऊपर किस तरह से मेंटेन होता है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, परिक्रमण गति है, पृथ्वी का अपनी धुरी से टेढ़ापन होना, ये किस तरह से उपयोगी हैं जो मौसमीय परिवर्तन के लिए, मौसम के जो परिवर्तन होते हैं उनके लिए किस तरह से उपयोगी है। दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, सर्दी और गर्मी क्यों होती हैं, ध्रुवों पर क्यों 3 महीने के लिए ही धूप होती है, ध्रुवों पर 9 महीने के तक रात क्यों होती है, विषुवत रेखा या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दिन और रात हमेशा समान कैसे होते हैं। ये सब हम इसका आंसर देखें तो हम कहीं न कहीं पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है, पृथ्वी और सूर्य की पृथ्वी की जो गति है और उसके जो ध्रुवी पर टेढ़ापन है, ये कहीं न कहीं इफेक्टिव होते हैं। हमने देखा कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही जीव इस पृथ्वी के ऊपर रह सकता है, उसका रहना पॉसिबल है यदि वो नेचुरल कंडीशन में रहता है। तो पृथ्वी के ऊपर मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों टेम्परेचर पाए जाते हैं। मिनिमम टेम्परेचर हम देखें तो साइबेरिया में -70 डिग्री तक टेम्परेचर पाया जाता है, जहाँ पर जीव पाए जाते हैं। और यदि हम रेगिस्तान में देखें तो 60 डिग्री टेम्परेचर भी नोट किया गया है, जहाँ पर जीव पाए जाते हैं। तो ये वाइड रेंज है टेम्परेचर की, जहाँ पर जीव पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जीव 4 डिग्री से और 47 डिग्री तक ही पाए जाते हैं। इस टेम्परेचर को हमने एक सुटेबल रेंज का टेम्परेचर कहा है। इसमें हम 4 डिग्री से और 45 डिग्री टेम्परेचर को हमने नॉर्मल टेम्परेचर कहा है। तो यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो हम इसको हीट कोमा कहते हैं, और इससे नीचे टेम्परेचर जाता है तो हम उसको चिल कोमा कहते हैं। तो इस तरह से ये टेम्परेचर जीव को प्रभावित करता है कि जीव किस तरह से कौन से टेम्परेचर में अपने आप को सुटेबल कर पाता है, अडेप्ट कर पाता है, अनुकूलित कर पाता है। तो अभी हम लास्ट वाले सेशन में देखा कि जीव एवं तापमान, ये पढ़ा था हमने। इसके बाद उसमें हमने तालाबीय आवास देखा कि पानी का जो आवास है उसमें जीव किस तरह से अपने आप को मेंटेन करता है, क्योंकि तापमान पानी के आवास को प्रभावित करता है। कि जैसे ऊपर वाली लेयर है उसमें 21 डिग्री तक टेम्परेचर चेंज होता रहता है, उससे नीचे वाली लेयर है उसमें 5 डिग्री से, उसमें 9 डिग्री से 21 डिग्री तक चेंज होता रहता है, और जो उससे भी नीचे वाली लेयर है वो लगभग समान रहती है, इसमें 5-6 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो इस तरह से उस टेम्परेचर के आधार पर इस तालाबी आवास में भी जीव वितरित पाए जाते हैं। वितरण उस टेम्परेचर के आधार पर होता है कि कौन सा जीव कितने टेम्परेचर पर जीवित रहता है, वो उसी के अकॉर्डिंग हो पाता है। तो तापमान व कार्यकी, आज हम पढ़ते हैं तापमान व कार्यकी। तापमान व कार्यकी। तो तापमान का कार्य पर इफेक्ट होता है। कार्यकी, कम तापमान पर एक्टिविटी कम हो पाती है और अधिक तापमान पर एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा टेम्परेचर जाए तब भी जीव निष्क्रिय होने लगता है। ठीक है, तो सक्रिय जीव एवं निष्क्रिय जीव, ये 2 टर्म्स हैं कि सक्रिय जीव कब है, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल टेम्परेचर होता है, और यदि अनफेवरेबल टेम्परेचर होता है तो वो निष्क्रिय होता चला जाता है जीव, और
यहाँ तक कि कोमा में पहुँच जाए, कोमा के बाद में वो डेथ तक पहुँच जाए। तो ये जो कार्य की है, कार्य करने की जो एक्टिविटी है वो जीव की किस तरह से तापमान पर डिपेंड करती है, इसके बारे में भी हम वनस्पति विज्ञान में पढ़ते हैं। पादपों को भी इसके बेस पर हमने क्लासिफाइड किया है। तो तापमान, कितना तापमान कौन सा पौधा सहन कर पाता है, उसके बेस पर पादपों को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है मेगाथर्मल। ऐसे पौधे जो अधिक तापमान पर जिंदा रह सकते हैं, अधिक तापमान को सहन कर सकते हैं, ठीक है, जिनको वर्ष भर तापमान चाहिए, जो ऐसे पौधे जो वर्ष भर अधिक तापमान को सहन कर सकते हैं, अधिक तापमान को सहन कर सकते हैं, अधिक तापमान को सहन कर सकते हैं वर्ष भर। मेगाथर्मल मतलब बड़े थर्मा यानी टेम्परेचर को सहन करने वाले, ज़्यादा टेम्परेचर को सहन करने वाले पौधे मेगाथर्मल कहलाते हैं, जो कि वर्ष भर यदि अधिक तापमान हो उनका, तब भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कहाँ पर पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट जो वर्ष भर हाईएस्ट टेम्परेचर पर रहते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर पाया जाता है, वो वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसके ऊपर पाए जाते हैं। यदि हम बात करते हैं कि हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी की ये जो रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है, और ये जो रेखा है वो हम इसको कर्क रेखा कह सकते हैं, और इसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो ऐसे ये 3 रेखाएं होती हैं, जीरो डिग्री, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो इस रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष पर सीधी गिरती हैं। सीधी गिरने से यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है। इसलिए इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, कि जहाँ पर ट्रॉपिकल मतलब कंटिन्यूसली टेम्परेचर हाई होता है, रेनफॉल होता है। तो ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो संसार में हाई डाइवर्सिटी वाले एरिया हैं। हमारे भी कुछ जगह हाई डाइवर्सिटी वाले एरिया हैं, जैसे इंडिया में हम कह सकते हैं कि पहला हमारा जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट उसको हम कहते हैं। दूसरा हमारा जो सदाबहार वन है, तीसरा हिमालय रीजन भी है। इस तरह से बहुत सारे हॉट स्पॉट हैं जो हाई डाइवर्सिटी वाले एरिया बताए गए हैं। लेकिन संसार में यदि हाईएस्ट डाइवर्सिटी पाई जाती है तो इस रेखा के ऊपर पाई जाती है, जिसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, वर्ष भर अधिकतम तापमान होता है। इसके बाद इस कम तापमान सहन करने वाले मीजोथर्मल कहलाते हैं, मीजोथर्मल। ऐसे जीव जो वर्ष पर कम या ज़्यादा तापमान को सहन करते हैं, मतलब वर्ष पर कम या ज़्यादा तापमान चलता रहता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो ऐसे जो पादप हैं उनको हम मीजोथर्मल पादप कहते हैं। अब ऐसे पादप कहाँ पाए जाएंगे? इन दो रेखाओं पर, जो कर्क रेखा और मकर रेखा पर जो पादप पाए जाते हैं उनको हम मीजोथर्मल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा पर यदि सूर्य इस रेखा पर आता है तब यहाँ पर गर्मी होती है, लेकिन सूर्य इस रेखा पर रहता है तो यहाँ पर सर्दी होती है। तो सर्दी और गर्मी दोनों ऋतु हो गई यहाँ पर, ऐसा ही यहाँ पर होता है। तो इस तरह से इस रेखा के आसपास 0 डिग्री से इधर, 0 डिग्री से इधर, कर्क रेखा तक, 0 डिग्री से मकर रेखा तक, इसके बीच में जो पौधे पाए जाते हैं उनको हम मीजोथर्मल प्लांट्स कहते हैं, बिकॉज दे लाइव इन फ्लक्चुएट रेंज ऑफ द टेम्परेचर। जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएटेड रेंज है, कम या ज़्यादा रेंज है, उसके अंदर वो अपना जीवन यापन करते हैं, अपने आप को अनुकूलित रखते हैं।
इसके बाद जो तीसरा है माइक्रोथर्मल प्लांट। माइक्रोथर्मल प्लांट ऐसे जीव जो वर्ष भर निम्न ताप पर रहते हैं, ऐसे जीव जो वर्ष भर निम्न ताप पर रहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोथर्मल प्लांट कौन से होंगे? जो यहाँ पर पाए जाएंगे। तो ये माइक्रोथर्मल प्लांट कहलाएंगे। कर्क रेखा से इधर और मकर रेखा से इधर यदि हम इस जगह को देखें तो यहाँ पर वर्ष भर निम्न तापमान रहता है, तो इस जगह पाए जाने वाले पौधे माइक्रोथर्मल प्लांट कहलाते हैं। फोर्थ टाइप के हैं हेकिस्टोथर्मल। हेकिस्टोथर्मल प्लांट ऐसे प्लांट जो निम्न से भी निम्न तापमान पर पाए जाते हैं। यदि हम पृथ्वी को देखें कि जो यहाँ पर ये हमने देखा कर्क रेखा से ये वाला रीजन है जहाँ पर निम्न तापमान पाया जाता है, लेकिन इस निम्न तापमान से भी ये पोल्स की तरफ, ये नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल, तो इस टेम्परेचर पर इस पोल के ऊपर जो प्लांट पाए जाते हैं वो निम्न से भी निम्न ताप पर पाए जाने वाले पौधे हैं, जिनको हम हेकिस्टोथर्मल प्लांट कहते हैं। तो अर्थ के ऊपर हम यदि इन फॉरेस्ट का हम इनको यहाँ पर शंकुधारी पादप कौन प्लांट कहलाते हैं? कौन प्लांट? ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्लांट, और इनको टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं ना, टुंड्रा वेजिटेशन। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट हैं जो अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। यदि हम इसी में पृथ्वी की इस अर्थ को यदि हम 0 डिग्री रेखा पर माने तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मेगाथर्मल प्लांट पाए जाते हैं। मेगाथर्मल प्लांट जिसमें आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद में मीजोथर्मल, यहाँ पर जो है मीजोथर्मल, ये मीजोथर्मल प्लांट। मीजोथर्मल प्लांट में कौन से आते हैं? सदाबहार वन, जो हमारे हिमालय के रीजन में पाए जाते हैं। सदाबहार वन इसके अंदर आते हैं, सदाबहार वन। ठीक है, इसके बाद में मीजोथर्मल से नीचे आता है माइक्रोथर्मल, तो ये यहाँ पर माइक्रोथर्मल पाए जाएंगे, माइक्रोथर्मल प्लांट्स। और इसमें आते हैं शंकुधारी पादप, जो हमारे जैसे नैनीताल हिमालय रीजन में हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो शंकु वाले पौधे पाए जाते हैं, जैसे ये वाले पौधे जिनके शंकु बनते हैं, इस तरह के प्लांट पाए जाते हैं, तो ये शंकुधारी पादप कहलाते हैं। इसके बाद में ये टुंड्रा वेजिटेशन है जहाँ पर कि हेकिस्टोथर्मल प्लांट पाए जाते हैं। हेकिस्टोथर्मल प्लांट यहाँ पर पाए जाते हैं, हेकिस्टोथर्मल प्लांट यहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मीजोथर्मल, मेगाथर्मल बीच में, इसके बाद मीजोथर्मल दोनों जगह पर, फिर माइक्रोथर्मल, यहाँ पर मीजोथर्मल और यहाँ पर माइक्रोथर्मल। तो इस तरह से इस पृथ्वी के ऊपर यदि हम अक्षांश में इस पृथ्वी को डिवाइड करते हैं, तो उसमें जो 0 डिग्री रेखा पर जो फॉरेस्ट जो पादप पाए जाते हैं उनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, जहाँ पर वर्ष भर कंटिन्यूअस टेम्परेचर हाई होता है, और टेम्परेचर हाई होने के कारण ही वहाँ पर रेनफॉल भी सबसे ज़्यादा होता है और हाईएस्ट रेनफॉल होता है।
तो रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर ये दोनों ही फेवरेबल उसको फूड प्रोवाइड कराती है। फूड की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन बढ़ते हैं और ह्यूमस ज़्यादा पाया जाता है। यदि ह्यूमस पाया जाता है तो इसका मतलब वेजिटेशन जो प्लांट्स हैं उनमें कंपटीशन कम होता है, और कंपटीशन कम होने की वजह से वहाँ पर हाईएस्ट वेजिटेशन डेवलप होती है, जर्मिनेशन होता है और डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इंक्रीज होता है। तो इस तरह की जो 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसमें हाईएस्ट डाइवर्सिटी पाई जाती है। यदि हाईएस्ट जो नंबर्स ऑफ प्लांट्स ज़्यादा पाए जाएंगे तो उसमें नंबर्स ऑफ जीव जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, ये सब भी उसमें ज़्यादा पाए जाएंगे। तो ये सब मिलके और हाई डाइवर्सिटी को क्रिएट करते हैं। इसके बाद में इससे जस्ट ऊपर हम देखते हैं सदाबहार वन, जो हमारे जैसे देवदार के प्लांट हैं, सागवान के प्लांट हैं, इस तरह के आम के पौधे हैं, इस तरह के पौधे हैं जो सदाबहार वन कहलाते हैं, जो कर्क रेखा और मकर रेखा पर, हम भारत है जो मकर रेखा पर आता है और अदर कंट्री है कर्क रेखा पर। तो हमारी जो इस जगह पर पाया जाने वाला कंट्री और इस जगह पर पाए जाने वाले कंट्री का क्लाइमेट लगभग सेम सा होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि मीजोथर्मल में हमारा जो भारत है वो आता है, और इसमें पौधे हैं जो सदाबहार वन टाइप के पाए जाते हैं, तो जिनको कभी ज़्यादा और कभी कम टेम्परेचर सहन करना पड़ता है। ऐसे पौधे जो कभी वर्ष भर में कभी कम और कभी ज़्यादा टेम्परेचर सहन करते हैं, क्लाइमेट में रहते हैं, ऐसे टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ कम ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वो आ जाता है मीजोथर्मल प्लांट। उसके बाद माइक्रोथर्मल जो कि निम्न तापमान पर रहते हैं, वो इस तरह का रीजन है जहाँ पर कि जैसे हम हिमालय देखें, हिमालय में हमारे मिनिमम टेम्परेचर रहता है, हमेशा निम्न तापमान रहता है। जब हम देखते हैं कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, नैनीताल, ये इससे ऊपर हिमाचल प्रदेश और ये आगे मोहाली टाइप का जो है, उसमें सब में कोन टाइप के ये शंकुधारी पादप पाए जाते हैं, और यहाँ पर हमेशा तापमान निम्न होता है। इसके बाद ये जो पोल्स हैं वहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, 3 महीने ही वहाँ पर कुछ धूप निकलती है, जिसमें 3 महीने की जो वेजिटेशन है वो अपने आप को ग्रो करती है, जर्मिनेट करती हैं, ग्रो करती हैं और उसके बाद में बढ़ती हैं। तो वो वेजिटेशन पाई जाती हैं, और उस वेजिटेशन को हम टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं, है ना, टुंड्रा वेजिटेशन कहा जाता है उसको। और उसमें पाए जाने वाले प्लांट को एक्टिस्टोथर्मल प्लांट कहते हैं, जिनको कि वर्ष भर निम्न से भी निम्न तापमान सहन करना पड़ता है, ऐसे क्लाइमेट में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है तापमान व उपापचय। तापमान व उपापचय। तापमान व उपापचय। तापमान का मेटाबॉलिज्म पर भी इफेक्ट होता है। टेम्परेचर यदि कम होता है तो मेटाबॉलिज्म कम होती है, टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ती है। ये हमने एंजाइम्स की एक्टिविटी द्वारा भी देखा है कि एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है, एंजाइम्स एक्टिविटी इज increased by double if temperature increase 10 times। ये होफ का रूल कहलाता है, होफ रूल। होफ रूल्स कहलाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि एंजाइम एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड बाय डबल इफ टेम्परेचर इंक्रीज 10 टाइम्स। यदि एंजाइम की एक्टिविटी डबल होती है तो डबल कब होती है, जब हम उसका जो टेम्परेचर है वो 10 गुना बढ़ा दें, 10 डिग्री बढ़ा दें, ठीक है, 10 टाइम्स बढ़ा दें, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें। एंजाइम की एक्टिविटी को डबल करने के लिए हमें 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम
बायोटेक्नोलॉजी में बायोरिएक्टर्स काम आते हैं, जो कि हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को डेवलप करने के लिए काम आते हैं। यदि हम एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो डबल हो जाती है, लेकिन 10 डबल होने का मतलब है वो एंजाइम एक्टिव होगा नहीं होगा, इसलिए उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ा जाता है। तो उपापचय की दर है किसी भी बॉडी में, जैसे हमारी जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बराबर 37 डिग्री सेल्सियस। अब यदि हमें 37 डिग्री टेम्परेचर हमें हमारी बॉडी का मेंटेन है, तो फिर हमारे जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स एक्टिविटी वो हाईएस्ट होगी। इसी टेम्परेचर पर हमारा पीएच वो 7 अप्रोक्स 7 होगा। ठीक है, तो एक सेल के लिए उसका जो वाटर लेवल है, वाटर परसेंटेज वो 65 to 90% वाटर होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस यदि बनी रहती हैं तो उस टाइम बॉडी एक्टिव होती है, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हाईएस्ट होती है। लेकिन यदि टेम्परेचर कम और ज़्यादा करते हैं तो इसकी एक्टिविटी कम और ज़्यादा होती है और पीएच भी घटता बढ़ता है, वाटर लेवल भी कम ज़्यादा होता है। तो इस तरह से किसी भी एक कारक को यदि हम कम ज़्यादा करते हैं तो ये चेंजेज आते हैं। टेम्परेचर वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिवली रोल प्ले करता है कि यदि किसी बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाए तो वो एंजाइम एक्टिविटी 2 गुना हो सकती है, लेकिन उस टाइम वो जीव जिंदा रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। जीव सक्रिय अवस्था से निष्क्रिय अवस्था में जा सकता है। तो इस तरह से इसमें उपापचयी क्रियाएं होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जैसे कि मान लो हमें 37 डिग्री टेम्परेचर पर एक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्टिविटी 0 हो जाती है। तो ये पॉइंट है वो कांस्टेंट पॉइंट कहलाता है। ठीक है, इसको तापीय उदासीन बिंदु कहते हैं। ऐसा पॉइंट जहाँ पर जो बॉडी एक्टिविटी है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्टेबल हो जाती है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो फिर उनका टूटना निश्चित हो जाता है, मतलब ब्रस्ट करना, रिएक्शन खराब होना, रिएक्शन टूटना, बॉडी सेल ब्रस्ट करना, इस तरह से वो काम होने लगते हैं। तो ये सारा इसको हम तापीय कांस्टेंट उदासीन पॉइंट कहते हैं, जहाँ से ज़्यादा टेम्परेचर जाए तो फिर एक्टिविटी एबनॉर्मल होने लगती हैं, ब्रेकिंग उस स्टेज में आ जाती हैं। इसके अलावा तापमान एवं प्रजनन, ये एक पॉइंट है। तापमान उपापचय, ये उपापचय क्रियाएं हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं तापमान एवं प्रजनन। तापमान एवं प्रजनन। तापमान एवं प्रजनन, इसमें हम देखते हैं कि तापमान है जो प्रजनन को भी प्रभावित करता है। यदि हम देखते हैं कि कुछ जैसे मुर्गियां हैं, अपने मुर्गे का जो अंडा होता है मुर्गे का, तो वो उस अंडे के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। यदि वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है तो उसमें चूजा निकल के आता है, अदरवाइज उसमें बच्चा पैदा नहीं होता है। यदि वो टेम्परेचर हम देखते हैं कि कहीं किसी पक्षी का अंडा किसी घोंसले में रखा है और हम उसको टच कर देते हैं तो फिर वो उसको वापस उसके ऊपर आके बैठता नहीं, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं करता है, तो उससे फिर बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये टेम्परेचर है वो प्रजनन का बहुत इफेक्टिवली इफेक्ट डालता है प्रजनन पर भी। दूसरा चीज़ है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही इनमें आपस में प्रजनन करने के लिए अनुकूलता बनती है। जैसे हम देखते हैं कि कुत्ते बिल्ली हैं जो पशु हैं तो वो सर्दियों में ज़्यादा बच्चे देते हैं। तो ऐसे वो क्लाइमेट का जो 12 महीने का एक टेम्परेचर है उसको आभास करते हैं। एक विशेष टेम्परेचर पर ही वो एक दूसरे के पास आते हैं और प्रजनन की क्रिया करते हैं और उसके बाद में बच्चे पैदा करते हैं। तो तापमान है जो प्रजनन को प्रभावित करता है। जैसे हम देखते हैं कि क्रोटोगोनस, जो क्रोटोगोनस है वो 25 डिग्री टेम्परेचर पर
25 डिग्री टेम्परेचर पर प्रजनन करता है, लेकिन यदि 35 डिग्री टेम्परेचर दे दिया जाए तो वो पहले भी प्रजनन करने लग जाता है। तो टेम्परेचर से 25 डिग्री टेम्परेचर पर करता है, लेकिन यदि उसको 35 डिग्री पहले बीच में दे दिया जाए तो वो उस टाइम प्रजनन करने लग जाता है। तो ये सारे इफेक्ट हैं, इस तरह से आते हैं। कैमलूला है 22 डिग्री की तुलना में 32 डिग्री पर वो अधिक अंडे देता है। कैमलूला एक जीव है जो कि 22 डिग्री की अपेक्षा 32 डिग्री पर अधिक अंडे देने लगता है। तो ये हम डिपेंड करते हैं, जैसे आजकल मुर्गी पालन चल रहा है। अब मुर्गी पालन जो करता है वो आपने देखा होगा, आपके आसपास मुर्गी पालन हो रहा है, तो उनका जो फर्स्ट में जो अंडे होते हैं उनका टेम्परेचर बिल्कुल सेट करके रखा जाता है। उसके बाद उसमें बच्चे निकलने लगते हैं। बच्चे निकलते हैं तो फिर उनको फिक्स टेम्परेचर पर रखा जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर उनको धीरे धीरे टेम्परेचर अलग रखा जाता है। तो ये सारे प्रोसेस टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। यदि टेम्परेचर में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया तो वो पूरी पॉपुलेशन ही खराब हो जाती है और उसको उस बिजनेस में लॉस लग सकता है। तो इसलिए टेम्परेचर है वो प्रजनन पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है। टेम्परेचर एंड पिगमेंटेशन, इसके बाद है टेम्परेचर एंड पिगमेंटेशन। टेम्परेचर एंड पिगमेंटेशन, तापमान और वर्णकरण, जो कि वर्ण का डेवलप होना है ना, कलर का डेवलप होना। तापमान इसको भी प्रभावित करता है। जैसे मान लो हरी मिर्ची है और टेम्परेचर ना पड़े तो वो हरी रह सकती है, वो पकेगी लाल होती है तो टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है। इसने ग्लोगर नियम कहा जाता है इसको, कि टेम्परेचर का इफेक्ट पिगमेंटेशन पर होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट है जो पिगमेंटेशन पर होता है, एक ग्लोगर नियम कहलाता है। और इस नियम के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि एक ही जाति की रेसें गर्म व ठंडे स्थानों पर मिले तो गर्म व आर्द्र स्थान की रेस अधिक वर्णक्रम प्रदर्शित करती हैं। मतलब इसने क्या कहा, इसका नियम क्या था कि एक ही जाति के अलग अलग जीव हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पर पाए जाएं, जैसे निम्न टेम्परेचर पर पाए जाएं और अधिक टेम्परेचर पर पाए जाएं। तो जो अधिक टेम्परेचर पर पाए जाते हैं वो कलर अधिक प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपन मनुष्य में देख लें, जैसे कि लो टेम्परेचर की तरफ पाए जाने वाले, जैसे रूस में पाए जाने वाले, साइबेरिया में पाए जाने वाले, अंटार्कटिका में पाए जाने वाले जीवों का कलर फेयर पाया जाता है, एक ही कलर होगा फेयर। लेकिन जैसे हम एशियन कंट्रीज में आते हैं जहाँ पर क्लाइमेट चेंज होता रहता है, तो वहाँ पर कलर, स्किन का कलर है वो डिफरेंट होता है, तो ये अलग अलग वर्णक शो करते हैं। तो इस नियम को हम ग्लोगर नियम कहते हैं, जिसमें टेम्परेचर का पिगमेंटेशन पर प्रभाव बताया, जिसके अकॉर्डिंग कोई एक जाति के जीव यदि दो डिफरेंट प्रकार के क्लाइमेट में रहते हैं तो जो लो क्लाइमेट वाले जीव हैं उनमें जो कलर हैं वो कम प्रदर्शित होते हैं, लेकिन अधिक टेम्परेचर वाले क्लाइमेट में रहने वाले जीवों में कलर हैं वो डिफरेंट टाइप के प्रकट होते हैं, मतलब वो पिगमेंटेशन ज़्यादा शो करते हैं। तापमान एवं आकारिकी, नेक्स्ट हमारा है तापमान एवं आकारिकी। तापमान एवं आकारिकी, तापमान एवं आकारिकी। तो इसके अकॉर्डिंग तापमान है जो आकार को भी प्रभावित करता है, तापमान आकार को प्रभावित करता है, जिसे बर्गमैन का नियम कहते हैं। बर्गमैन नियम, इन्होंने शो किया कि तापमान का आकार पर इफेक्ट होता है। इनके अनुसार ठंडे प्रदेशों में उष्ण रक्त प्राणियों का शरीर अधिक बड़ा होता है, जबकि शीत रक्त प्राणियों का शरीर ठंडे प्रदेशों में छोटा होता है। तो बर्गमैन ने एक नियम दिया जिसमें उसने कहा कि शीत प्रदेशों में जो उष्ण रक्त वाले, जो बॉडी उष्ण, जिसका उष्ण रक्त है, गर्म खून वाले जो जीव हैं उनका बॉडी है वो बड़ा होता है, जबकि ठंडे रक्त वाले जो जीव हैं उनका बॉडी छोटा होता है। ऐसा उसने कहा, इसको बर्गमैन नियम कहते हैं। ठीक है, इसने क्या कहा
बर्गमैन नियम में कि ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव जिनका रक्त गर्म होता है, शरीर बड़ा एवं रक्त ठंडा होता है, तो शरीर छोटा होता है। ये रक्त गर्म और रक्त ठंडे का मतलब क्या है? रक्त गर्म कर दिया, रक्त ठंडा कर दिया, ऐसा है? नहीं। क्या है कि रक्त गर्म रक्त वाले मतलब जैसे कि हम लोग हैं, हमारा 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इसका मतलब हमारा गर्म खून है। ठीक है, यदि हमारा एक्सीडेंट होता है तो हमारा और गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेंशन बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और शरीर ब्लड और गर्म हो जाता है। तो हमारा ब्लड कम नहीं हो सकता गर्म, है ना, ठंडा नहीं हो सकता, गर्म उतना ही रहेगा, 37 डिग्री वो मेंटेन करके रखता है। तो इस तरह के जीव मतलब जो जिसमें कि अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, चाहे वो सर्दी में बर्फ में रहे और चाहे वो पानी में रहे और चाहे वो स्थल पर रहे। ठीक है, कोई भी जीव जो कहीं भी रहे लेकिन अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है वो हॉट ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं, हॉट ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव जो हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, वो यदि ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो उनका बॉडी वेट है, बॉडी मास है, वो बड़ा होता है। ये बर्गमैन का नियम कहता है। ठीक है, दूसरा ये इसमें कहता है कि यदि कोल्ड ब्लड वाले जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, यदि वो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो उनका शरीर छोटा होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जैसे इसमें क्या है कि ऐसे जीव, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिनका ब्लड है वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया जाता है, ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है। जैसे मेंढक है, तो मेंढक जैसे ज़मीन में वो अपने हाइबरनेशन की प्रोसेस, मेंढक की आपने पढ़ी होगी हाइबरनेशन, जिसमें कि मेंढक कुछ समय के लिए मिट्टी की सतह में दब जाता है और वो अपनी सारी एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को मिनिमम कर लेता है, केवल रेस्पिरेशन करता है और इस तरह से वो मिनिमम कर लेता है। इस प्रोसेस को हाइबरनेशन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे इंसेक्ट हैं या ये मेंढक है या फिशेज हैं, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वो ठंडे में ठंडा हो जाते हैं, गर्म में गर्म हो जाते हैं, तो इनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए ये जीव अपना एक इन्वायरमेंट है, उस फिक्स इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। लेकिन हम इनके यदि इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं तो ये उसमें अनुकूलित नहीं हो पाते हैं, अडेप्ट नहीं हो पाते हैं और फिर ये एग्जिस्ट कर जाते हैं, उसमें से डेथ हो जाते हैं। तो ऐसे जीव जिनका रक्त ठंडा होता है, यदि वो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो ऐसे जीवों का जो बॉडी है वो स्मॉल रहता है। इस तरह का बर्गमैन नियम कहता है। ठीक है, तो बर्गमैन के नियम के अनुसार हमने क्या पढ़ा कि जिसमें गर्म खून है और वो ठंडे प्रदेशों में रहता है तो उसका बॉडी शरीर है वो ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन ठंडे खून वाले जो जीव हैं और यदि वो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो उनका बॉडी है वो स्मॉल साइज का होगा। और रेंज सिद्धांत है ना, ये बर्गमैन सिद्धांत है ए, उसके बाद है बी रेंज सिद्धांत। रेंज सिद्धांत कहता है कि ठंडे प्रदेशों के पक्षियों के पंख अधिक नुकीले व कम चौड़े होते हैं, जबकि गर्म क्षेत्र के पक्षियों के पंख चौड़े अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये पक्षियों के बारे में बात करता है। रेंज से हम कह सकते हैं रेसे के बारे में बात कर रहा है ना, पंखों के बारे में बात करता है कि पक्षियों के पंख जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं उनके पंख लंबे एवं नुकीले होते हैं। ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले पक्षी, उनके पंख हैं वो लंबे एवं नुकीले होते हैं
जबकि गर्म प्रदेशों में पाए जाने वाले पक्षियों के पंख हैं वो चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये रेंसे का सिद्धांत कहता है। इसके बाद में एलन का नियम, रेंसे का सिद्धांत में बात की पंखों की। ठीक है, और पंखों में इसने कहा कि ठंडे प्रदेश में पंख होते हैं जो नुकीले एवं लंबे, जबकि गर्म प्रदेशों में पंख हैं जो बड़े होते हैं। ठीक है, इसके बाद में सी है एलन का नियम। एलन का नियम, तो इसने क्या कहा कि ठंडे प्रदेशों के जंतुओं के किनारे गर्म प्रदेशों के समान जंतुओं से छोटे होते हैं। इसने क्या कहा कि जो बॉडी के ऊपर जो अंग पाए जाते हैं, शरीर के ऊपर जो अंग पाए जाते हैं वो ठंडे प्रदेशों में छोटे होते हैं और गर्म प्रदेशों में बड़े होते हैं। जैसे कि कोई मछली है तो वो ठंडे प्रदेशों में पाई जाए तो उसके कान छोटे हों, ठीक है, पंख छोटे हों, उसके पख छोटे हों, लेकिन यदि वही मछली गर्म प्रदेशों में पाई जाए तो उसके पख बड़े हों। तो इसने एलन ने बॉडी साइज के बारे में बात की। यदि बॉडी का जो बाहरी हिस्से हैं और उस पर जो ऑर्गन पाए जाते हैं, जो अंग पाए जाते हैं, वो ठंडे प्रदेशों में ना बॉडी साइज, इसमें बॉडी आउटर साइज ऑर्गन की बात की, जिसमें इसने कहा कि ठंडे प्रदेशों में छोटे एवं गर्म प्रदेशों में बड़े अंग पाए जाते हैं। तो एलन का नियम क्या कहता है कि यदि ठंडे प्रदेशों में जीव हैं, कोई भी जीव हैं जिनकी एक्सटर्नल जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो स्मॉल होते हैं, एवं ऐसे जीव जो गर्म प्रदेशों में होते हैं, पाए जाते हैं, उनकी जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं बॉडी के वो ज़्यादा बड़े होते हैं। ये एलन का नियम कहता है। इसके बाद में जॉर्डन के नियम, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की मछलियों में कशेरुकाओं की संख्या कम होती है। जॉर्डन रूल, ये डी है लास्ट, जॉर्डन नियम। तो ये क्या कहता है, ठंडे प्रदेशों की मछलियों में कशेरुकाएं ज्यादा पाई जाती हैं, कशेरुकाएं ज्यादा पाई जाती हैं, कशेरुकाएं ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, तो जॉर्डन का रूल कहता है कि जो ठंडे प्रदेशों में मछलियां पाई जाती हैं उसमें कशेरुकाएं ज़्यादा पाई जाती हैं, एवं गर्म प्रदेशों में पाए जाने वाली मछलियों में कशेरुकाएं छोटी होती हैं। तो इस तरह से तापमान की आकारिकी के लिए ये 4 नियम दिए गए, जिसमें हमने बर्गमैन नियम पढ़ा, रेंसे नियम पढ़ा, एलन का नियम पढ़ा, जॉर्डन का नियम पढ़ा। ठीक है, तो इसमें बर्गमैन का नियम क्या कहता है कि जो गर्म खून वाले एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म हैं वो यदि ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं तो उनका बॉडी है, साइज है, वो बड़ा होता है, लेकिन ठंडे खून वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं यदि वो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं तो उनका बॉडी साइज है वो स्मॉल होता है। ये बर्गमैन का रूल है। लेकिन रेंसे ने कहा पंखों के बारे में कि जो ठंडे प्रदेशों में पक्षी पाए जाते हैं उनके पंख लंबे एवं नुकीले होते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों में पाए जाने वाले पक्षियों के पंख बड़े एवं चौड़े होते हैं। इसके बाद एलन ने बात की जो बॉडी के ऊपर आउटर ऑर्गन होते हैं उसके बारे में, कि ठंडे प्रदेशों में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो जीव पाए जाते हैं, उनके जो बाहरी अंग हैं वो स्मॉल होते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों में पाए जाने वाले जीवों के बाहरी अंग हैं वो बड़े होते हैं। एलन का नियम है ना। और इसके बाद में
जॉर्डन नियम क्या कहता है कि जॉर्डन यानी जोड़े या कशेरुकाओं की बात करता है, और कशेरुकाएं ये कहता है कि ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाली मछलियों में कशेरुकाएं ज़्यादा होती हैं, जबकि गर्म प्रदेशों में पाई जाने वाली मछलियों में कशेरुकाएं कम होती हैं। ठीक है, इस तरह से इन्होंने ये तापमान एवं आकारिकी का वर्णन किया है। तो अब हम एक बार देखते हैं कि हमने तापमान एवं आकारिकी देखी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना, कैसे होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी कि बॉडी टेम्परेचर 37 होता है तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो एंजाइम एक्टिविटी डबल हो जाती है। इस तरह से पीएच और ये सब डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर, कि टेम्परेचर यदि कम ज़्यादा हुआ तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम ज़्यादा होती है। इसके बाद पढ़ा हमने तापमान एवं प्रजनन, तो प्रजनन में भी प्रजनन को भी इफेक्ट देता है, तापमान के कारण इफेक्ट होता है प्रजनन पर भी। तो कुछ जीव फिक्स टेम्परेचर पर अपना अंडे देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। सर्दियों में बिल्ली, कुत्ते, बिल्ली ये सब पशु हैं जो अपने बच्चे देते हैं, तो ये गर्मियों में नहीं देते हैं, तो इसका मतलब टेम्परेचर से ये करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने आप को, बॉडी को। और प्रोटोगोनस कैनुला में 22 डिग्री पर अंडे देता है, लेकिन 37 डिग्री पर रखा जाए तो अंडे ज़्यादा देता है। ये ऐसा है कि 22-25 डिग्री पर ये अपना प्रजनन करता है, लेकिन 37 इसको बीच में दे दिया जाए तो तभी प्रजनन कर देता है। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर प्रजनन डिपेंड करता है ना, तो प्रजनन की एक्टिविटी है वो बदल जाती हैं। और नेक्स्ट पढ़ा था हमने टेम्परेचर एवं पिगमेंटेशन। ग्रोगर नियम कहता है कि जो ठंडे प्रदेशों में जीव पाए जाते हैं उसमें कलर कम होते हैं, लेकिन यदि गर्म प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव हैं तो उनमें कलर है वो ज़्यादा कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं, डिफरेंट कलर के लोग पाए जाते हैं। जैसे अब हम साउथ में जाएं तो वहाँ पर गोरे भी मिलेंगे, काले भी मिलेंगे और जैसे भी मिलेंगे, तो बहुत सारे कलर हो गए मनुष्य में भी। और हम धीरे धीरे जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में चले जाएँ, हिमाचल प्रदेश में चले जाएँ, जम्मू कश्मीर चले जाएँ, तो लोग फेयर मिलते हैं, थोड़े सफ़ेद होते हैं। तो इसलिए इसने यही कहा ग्लोगर नियम, ग्लो फेस ग्लोगर नियम, यानी फेस का कलर है वो ठंडे प्रदेशों में सेम रहता है, जबकि गर्म प्रदेशों में अलग अलग होता है, कलरफुल होता है। तो इसने पिगमेंटेशन की बात की। ठीक है, इसके बाद में तापमान एवं आकारिकी के बारे में पढ़ा कि तापमान है जो आकारिकी को भी परिवर्तित करता है। इसमें हम कह रहे हैं कि जो बर्गमैन था उसने कहा कि ठंडे प्रदेशों में यदि गर्म खून वाले रहते हैं तो उनका बॉडी साइज बहुत बढ़ जाता है, लेकिन यदि ठंडे खून वाले जीव यदि ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो उनका बॉडी साइज है वो छोटा होता है। और दूसरा रेंस ने कहा कि यदि पंख है वो लंबे और नुकीले होते हैं तो इसका मतलब है कि वो जीव ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। यदि गर्म प्रदेशों में जीव पाए जाते हैं तो उनके पंख चौड़े एवं बड़े होते हैं। एलन ने कहा कि जो बॉडी आउटर ऑर्गन है वो ठंडे प्रदेशों में कम छोटे होते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों में जो आउटर बॉडी ऑर्गन है वो बड़े होते हैं। जॉर्डन ने कहा कि ठंडे प्रदेशों में मछलियों की जो कशेरुकाओं की संख्या है वो ज़्यादा होती है, जबकि गर्म प्रदेशों में कशेरुकाओं की संख्या कम होती है। तो ये डिफरेंट इफेक्ट थे टेम्परेचर के और जीव के आपस में। तो जीव के देखो इसमें उपापचय क्रियाओं पर, कार्य की क्रियाओं पर, प्रजनन क्रियाओं पर, पिगमेंटेशन पर एवं आकार की क्रियाओं पर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं टेम्परेचर। इसलिए टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि जीवों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्लास में हम टेम्परेचर के बारे में और अध्ययन करेंगे। थैंक यू।